हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपने बीच में श्री पवन कुमार जी प्रजापत पधारे हैं, जो देश की माने जाने वाली सबसे कठिन परीक्षा आईएएस वो उत्तीर्ण करके उसमें लगे हैं। तो वो उनके साथ हम आज बातचीत करेंगे। शुरुआत में पवन जी का परिचय के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इनका गांव अपने नागौर में ही है, सोमना गांव है। और जो नागौर के रहने वाले लोकल हैं, तो इनके बारे में ज्यादा पवन जी स्वयं ही बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैं थोड़ा-सा अपना परिचय बताता हूँ कि मेरा जो जीवन यात्रा है उसका आरंभ मेरे गाँव से हुआ। जी जी। सोमना गाँव है, यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। जी और मेरे पिताजी वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो पुश्तैनी काम होता है, तो वही जी करते जी। थे। और पिताजी ज़्यादा पढ़ पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन उनके अंदर एक जज़्बा था, उनके अंदर जी जी। था कि मैं हमारे मेरे बच्चे कुछ करें लाइफ में। तो एक जी उनकी एक बड़ी सोच थी, हालाँकि जी। कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी जो विज़न है, उनका सोच है, वो बहुत बड़ी थी। तो इसलिए वो क्या करते थे कि जैसे दिन भर मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते, दोपहर तक जी काम जी। करते, उनके बाद उन बर्तनों को वो सही करके सँवार के और फिर शाम को रात को मेरे को पढ़ाते। जी जी। तो पिताजी ने स्टार्टिंग में ही मुझे जो एबीसीडी वगैरह स्कूल जाने से पहले ये चीजें एबीसीडी है, जो बेसिक जो हमारे पहली दूसरी में जो बच्चे पढ़ते जी जी। हैं, एबीसीडी है, के गेड़े बारह जी गड़ी, जी। और जो ये पहाड़े वगैरह, हाँ ये हाँ। सारी चीजें मतलब मेरे को इवन थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ना भी आने लग गई अच्छा, थी। घर पे ही सिखा दिया आपने? हाँ। जी जी। और इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो जी फिर क्या है कि गांव के जो थे लोग, उन्होंने थोड़ा आ, उनको लगा कि यार बच्चा पहली बार स्कूल गया और स्कूल में टीचर्स हैं, तो वहां पर मैं मेरा नाम अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। जी। तो टीचर्स को भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, और फिर पापा को भी बहुत खुशी मिली कि भाई मेरा बेटा है वो इतना पढ़ रहा है। और मुझे भी खुद को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, जी मतलब जी। मजे आते थे पढ़ने जी में। तो मुझे याद है कि एक बार ऐसे हुआ कि मेरे मामा की शादी थी, रियल मामा की, और मैं शायद दूसरी क्लास में ही था। जी। जी तो अगले दिन शादी है, तो मेरे को कहा कि चल वहाँ ननिहाल चलते हैं। जी। तो मैंने मना कर दिया, नहीं मेरे कल एग्जाम है। ठीक है जी। का एग्जाम तो तेरे बाद में दिला दिला देंगे, हाँ लेकिन फिर हाँ। भी मैं घर पे रुक गया था। तो इस तरह से मतलब पढ़ने में मुझे मतलब इंटरेस्ट था। पढ़ाई के और प्रति बहुत ज्यादा हाँ, उत्सुकता थी। इंटरेस्ट था। और पापा ने पढ़ाया, और वो इंटरेस्ट सब कुछ पापा ने डेवलप किया, जी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा विजन मेरे को दिया। दिया जी। उस समय होता ये था कि गांव में मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे। जी लाइट गिने चुने एक दो घरों में कनेक्शन होते थे, और टीवी होता था उन घरों जी। में। जी आम आदमी, लाइटें भी वो सप्लाई नहीं रहती थी, तो चिमनी की लाइट में रहते थे ज्यादातर, लालटेन या चिमनी। जी। सरकार केरोसिन देती थी सब्सिडी पे। अच्छा जी। तो वो उस टाइम अब कोई साधन नहीं है मतलब मनोरंजन का। हाँ आजकल तो हाँ। बच्चों के पास इतनी चीजें आ गई है, पर रात को क्या बिल्कुल, अब करें। तो बहुत ज्यादा हो गया। जैसे अंधेरा हो गया तो उसके बाद चिमनी तो बंद करनी पड़ती है, केरोसिन लिमिट का मिलता था। जी तो जैसे ही शाम हुई, थोड़ी देर खाना बनाने का, खाने का काम किया, खेत से आते। और फिर क्या है कि अब बच्चे सोए, सोते समय क्या, एक कहानी कहने की परंपरा थी, अपने मारवाड़ी में कहते हैं बात क्या होनी है हाँ ना। हाँ हाँ। तो पुराना जगह मांगा पुरानी वाली हाँ, कहानी, तो ठीक है जी। हमारी जनरेशन है वो हाँ लास्ट जनरेशन है हाँ। जिन्होंने इस कहानी कहने वाली इस परंपरा को देखा है, जिया है। हाँ हाँ। तो उसके बाद मतलब कहानियां कहते थे, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कहानियों हाँ में। तो पापा मेरे को महान लोग हैं जो डॉक्टर कलाम जी, उनके बारे में बताते, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताते। जी जी। फिर दादी माँ के साथ में सोता था, तो माँ अच्छा। मेरे को भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण हाँ, की, दादी जी उनकी की कहानियां कहानियां सुनाते थे। सुनाते थे। मुझे बहुत ठीक है जी। इंटरेस्ट आता था। मैं हाँ। आसमान में तारों को देखता, मैं अच्छा। ध्रुव तारे की कहानी सुनाते। हाँ हाँ। तो उन महानायकों की उनकी कहानियां सुन के, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी पापा बताते, महाराणा प्रताप की कहानी, लाल बहादुर शास्त्री की, तो उससे क्या होता कि मेरे अंदर भी ऐसी भावना होने लगी बचपन से कि मैं भी जीवन में कुछ करूं, उनकी तरह, महानायकों की तरह बड़ा बनूं, मैं भी जी बड़ा बनूं। जी। जी। ये मेरे मस्तिष्क में एक बीज आ गया। हाँ हाँ। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि पिताजी ने पढ़ाई की, और हमेशा मेरी स्कूल के आते ही कॉपी चेक करते, क्या क्या पूरा तूने ध्यान पढ़ा रहा है, आपके पूरा ऊपर। ध्यान रखते, जी। क्वेश्चन देते थे हाँ मुझे। हाँ। मतलब 7th 8th तक ये शेड्यूल था, 8वीं हाँ तक। 8वीं के बाद जो है एक बार क्या हुआ, एक मैथ का क्वेश्चन था, तो पापा जी। ने मेरे को मैथ का क्वेश्चन दिया, ठीक है तो जी। मैंने उसको सोल्व कर दिया। हाँ। तो अब क्या है कि सोल्व कर दिया, तो उसका आंसर ऐसे आ रहा था, A+B
ऐसे कुछ कोष्टक, हाँ हाँ। फिर कोष्टक, अगला कोष्टक B+C ऐसे कुछ आ रहा था। तो ठीक। जो बुक में आंसर दिया था और हाँ। वो मैंने क्या थोड़ा आगे पीछे कर दिया। ठीक है। तो मैंने पापा कहा यही सही है, मैंने कहा जो डिवीजन में होते हैं, गुणा में होती है हाँ चीज, हाँ। तो हम ठीक। इसको आगे पीछे कर दे, संख्या को, संख्या परिवर्तन से गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो गुणा का चिन्ह नहीं था, तो फिर पापा मेरे को, मैं जिद लिया थोड़ी देर, हाँ। काफी देर तक। ठीक है। मैंने कहा सर ने भी पूछ लिया, वो सही है। हाँ जी। 9th क्लास में था मैं तो। अच्छा तो जी। हाँ उसके बाद क्या हुआ कि पापा कहा चलो। हाँ। तो फिर सर के पास मैंने मान लिया, मैंने कहा हाँ मेरे से गलत हो गया, कि नहीं नहीं अब ठीक। तो तू चल। ठीक है जी। तो वहां गए, जिद ज्ञान जी पकड़ सर, लिया आपने। हाँ, हाँ हाँ। ज्ञान जी सर के पास गए। हाँ। सर ने देखा, ज्ञान जी सर ने कहा कान अनु पकड़ो और अनु पकड़ो, एक ही बात है। ठीक तो है उसके जी। बाद फिर पापा ने मेरे को कुछ नहीं कहा। उसके जी बाद 9वीं के बाद मेरे जी। को कभी नहीं कहा कि तू क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा है। उसके बाद मैं खुद की मेरी जिम्मेदारी से चीजें पढ़ने लग गया। हाँ, तो इस तरह से मतलब, हाँ, मैंने सब चीजें जी है, मतलब कि गांव जो बिना हाँ, लाइट हाँ, वाला समय से लेके आज हाँ, हाँ, तो एलईडी, ये सारे एक संक्रमण का जो काल था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो आईएएस की जो जर्नी थी, तो हम्म, इसमें कहीं ना कहीं मेरी जो फाउंडेशन की जो शिक्षाएं थी, हम्म, मेरी दादी माँ से जो लगाव, उनसे जो बातचीत, पापा पापा से जो बातचीत, पापा की जो हम्म। प्रेरणा, वो सारी चीजें थी जिन्होंने मेरे मस्तिष्क में ये चीजें डाली कि जीवन में कुछ करना है। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें चलती गई। तो आपका परिचय से लग रहा है मतलब आप बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हो। उसके बाद मतलब देश की सबसे कठिन माने जाने वाली एग्जाम के बारे में आपने कब से सोचना शुरू किया कि मैं बनूंगा तो कलेक्टर बनूंगा? इसके बारे में जैसे मैं बचपन में अखबार पढ़ता था ऐसे। हाँ हाँ। तो एक बार एक स्टोरी छपी थी कि जी जी। रिक्शा चालक का बेटा बना अच्छा, आईएएस। ओ गोविंद जी हाँ, तो जायसवाल। उनकी स्टोरी पढ़ी थी मैंने, अच्छा जी। और मीडिया में इतना ज्यादा कवरेज किया था उसको। हाँ हाँ। तो उससे मुझे लगा कि यार ये हाँ सबसे हाँ, बड़ी, रिक्शे वाले का बेटा बन गया हाँ, आईएएस। तो हाँ ये सबसे बड़ी एग्जाम है, तो हाँ। मुझे मन में आ गया था एक बार। हाँ हाँ। फिर क्या हुआ कि अब बनना क्या है, कैसे एग्जाम है, हाँ इसके हाँ। बारे में कुछ पता नहीं था। जी तो जी। फिर 12th की, तो 11th में ही मतलब नीट का वो क्रेज था, ठीक। पीएमटी होती थी उस टाइम। ठीक है तो जी। पीएमटी का क्रेज था, तो हाँ। उस टाइम मैंने कहा कि मैंने मतलब 10th के बाद मैंने मस्त मन बना लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इस लाइन में जाना है, अच्छा क्योंकि अच्छा। उस अच्छा, टाइम यही पहले ट्रेंड डॉक्टर। था। हाँ, डॉक्टर। बायोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी। तो फिर मैंने वहाँ कोटा चला गया, हम्म। 1 साल रहा, और वहाँ से मैंने ये बीडीएस मिला मुझे, गवर्नमेंट डेंटल हाँ कॉलेज हाँ। जयपुर में। तो कहीं ना कहीं मतलब 1 नंबर से मुझे मतलब एमबीबीएस मिलना था। 808 नंबर पे एमबीबीएस मिला था, और हाँ हाँ। मेरे 807 नंबर आए थे, तो 1 नंबर से क्लियर अच्छा। बीडीएस मिला। हाँ हाँ। तो मतलब अब मेरे मेरे को ये था, टारगेट था कि मुझे इसी साल सिलेक्ट होना है, हाँ और हाँ। एमबीबीएस मतलब अनरियलिस्टिक टारगेट था, क्योंकि अच्छा मैं अच्छा। तो सिर्फ 12th यहाँ नागौर से करके गया था। जी जी। और वहां तो बच्चे 11th 12th से फाउंडेशन आजकल तो जो 9वीं 10वीं करते हैं, तो हाँ उनसे हाँ। कहाँ कम्पीट, फिर भी मैं बहुत मेहनत करता था, हाँ। और मैं उन बच्चों के बराबर आता था। जी। लेकिन क्या है कि कुछ रीजन ऐसे हो गए कि लास्ट में पढ़ाई से मतलब हम्म, किताबों से ऐसे अलगाव सा हो गया, पढ़ने का भी मन नहीं करता था। अब बच्चा था, ज्यादा चीजें समझ में भी नहीं आती थी। जी। अब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ यार, मतलब नीट की तैयारी में कैसे हम बच्चे आजकल हम देखते हैं, ये तैयारी में सुसाइड कर लेते हैं, ये चीजें हो जाती है। तो मैं मेरे को खुद को वहाँ बहुत दिक्कतें आती थी, नींद नहीं आ रही, कभी कभी ऐसे चेस्ट एंजाइटी पेन हो हो रहा रही। है, एंजाइटी होती है। अब एंजाइटी तो अब नाम हाँ, सुना, उस टाइम जी। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं मतलब ऐसे घबराहट होती है। तो 1 नंबर से एमबीबीएस मिल छूटा, तो एमबीएस बीडीएस मिला। एमबीएस से रहना ही आपके लिए लक्ष्य का काम हाँ, किया तो था? उस टाइम फिर मैंने सोचा कि यार मैंने इतना पढ़ा है, अब नहीं हाँ मिला तो भगवान कुछ सहारा होगा। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने वापस नेट का पीएमटी का एग्जाम भी नहीं दिया, फॉर्म भर दिया था एक बार, लेकिन कोई तैयारी नहीं की। मैंने यही सोचा, मैंने कहा बढ़िया करेंगे लाइफ में कुछ और। उसके बाद क्या है कि हमारे एक सीनियर थे, वो तैयारी कर रहे थे, वो सिलेक्ट हुए थे मतलब बीडीएस से। तो फिर उनसे मिला और उनसे इनके बारे में पूछा, तो उन्होंने चीजें बता दी। तो फिर उसके बाद जो है कॉलेज के बाद फिर ये एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की। तो जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा है और आपके बारे में इंटरव्यू बहुत देखे हैं, तो उसमें तो आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है या इसकी, तो हम्म। इतने साल तक आपने कैसे कैसे झेल लिया? जैसे बचपन से ही मैंने जो
दादी संघर्ष माँ भरी की, कहानी नानी आपने माँ कहा। की हाँ, जो कहानियां थी, हाँ, पापा की जो बातें हैं, जो कहानियां, हम्म, तो उसमें ऐसे होता था हमेशा कि एक नायक होता था, जो हीरो होता था, जो नायक है, तो उनको कहीं ना कहीं जो भी महान आदमी बना, उसको संघर्ष से गुजरना पड़ा है, उसको हम्म, कहीं ना कहीं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का, कि वो कैसे बहुत गरीब थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के, और उन्होंने देश का संविधान लिखा। ऐसे ही शास्त्री जी का, कि भाई शास्त्री जी इतना सादगी भरा, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी इतना सादगी भरा जीवन था, उनका संघर्ष था। ऐसे बिल्कुल। भगवान श्री राम के बारे में भी, कि अच्छा, 14 साल तक वो वनवास, वनवास काटा उन्होंने, तो वन बिल्कुल। में। हाँ, और मैंने तो यही सोचा कि भाई, अगर नियति या डेस्टिनी, जो भाग्य है, हमारे एक संस्कृत पढ़ा मैंने, संस्कृत ऑप्शनल था, अच्छा, तो अच्छा, उसमें एक भर्तृहरि ने कहा है कि हाँ, भाग्यम फलति सर्वत्र, अच्छा, कि भाग्य है वो सबसे बड़ा पुल करता है, पर, अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो इसलिए क्या है कि फिर मैंने ये सोचा कि नियति डेस्टिनेशन जो चाह रही है, मुझे भगवान में विश्वास था कि कहीं ना कहीं जो भी है, एक इनविजिबल हैंड है, उसका हम्म, सपोर्ट हमेशा रहता है लाइफ में। जब भी बहुत सारी ऐसी फेजेज आई हाँ, कि हाँ, जहां मैं गिव अप करने वाला था, लेकिन मुझे हाँ, एक कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलता, कहीं ना कहीं एक क्लू मिलता, भगवान का सपोर्ट मिलता। तो इस तरह से उनकी जो स्टोरी थी, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, कि वो जेल में पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण, उनके माता पिता वहां पर जेल में थे, ठीक है, उसके बाद उनको वहां भेजा, तो इन चीजों से एक मिला कि यार, जो भी बड़ा आदमी बनता है, मैंने भी एक असंभव सा लक्ष्य है जो हमारे जैसे लोगों को, उनके लिए वो चुना है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके बराबर जो है त्याग भी करना होगा। हाँ, जो मोटिवेशनल स्वामी विवेकानंद जी के जो जी, कोटेशंस थे, जी, कि भाई ये उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए, जी, तो लक्ष्य की तरफ लक्ष्य चलते के रहो। इर्द गिर्द, हाँ, मैंने यही सोच लिया था कि जीवन है वो साधारण नहीं रहेगा, हाँ, हाँ, असाधारण रहेगा। हाँ, भगवान तो चुनौतियां आपने स्वीकार कर ली। चुनौतियां स्वीकार कर ली, और हम्म, ये सोचा मैंने कि हम्म, जो गीता में एक कहते हैं कि निष्काम कर्म, कि फल की इच्छा मत करो। अगर हम सोचेंगे, मैं अगर कर्म करते सिलेक्शन का रहो। सोच रहा हूँ कि हम्म, मेरा सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, हाँ, उससे क्या होगा, नुकसान ये होगा कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर हम्म, पाऊंगा। तो इससे बेटर है कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूँ, हम्म, सिलेक्शन को छोड़ दूं, भूल जाऊं। हम्म, सिलेक्शन होगा बच्चों में, जैसे स्टार्टिंग में होता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, फिर उसके हम्म, बाद वो सिलेक्शन के इर्द गिर्द वो थिंकिंग करते हैं, वो दुनिया बना लेते हैं, मैं ऐसी गाड़ी में घूमूंगा, जी, ऐसे वैसे। मेरे दिमाग में ये चीजें नहीं हाँ, थी। हाँ, पहले मेरे वो दिमाग फल में के ये बारे था में कि ज्यादा मैं क्या सोचते पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं सोचता मैं। हैं। जी, जी, ये चीजें क्या है कि ठोकर खाने से ही आती है, हाँ, मतलब हाँ, पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने आईएएस का, तो बहुत टूट गया था, ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत मेहनत की थी, हाँ, हाँ, सोते जागते उठते बैठते, ये वही वो चीजें रील में चलती थी, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, टूट गया था। थोड़ा टाइम उसमें, उससे रिकवर होने में 3-4 साल लग गए। अच्छा, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो साल, उसके बजाय मैं अगर 1-2 साल जल्दी रिकवर हो जाता उन चीजों से, हाँ, तो या फायदा है। स्टार्टिंग में, तो ज्यादा होता। हाँ, हाँ, क्योंकि जैसे हम लंबा टाइम खींचते हैं तैयारी हाँ, में, हाँ, तो वैसे वैसे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अच्छा, क्या है अच्छा, कि ये एक ऐसा चक्र है कि हाँ, एक बार हाँ, इसके अंदर आ गए, तो आप फिर या तो सिलेक्ट हो जाओगे, या आपके बिल्कुल, अटेम्प्ट पूरे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। तो ये चीज थी, लेकिन मैंने तो ये सोच लिया था कि मेरा जीवन है वो साधारण जीवन नहीं है, तो मतलब एक। इतने में आपको गिव अप करने के बाद साथ में, या ऐसा नहीं लगा कभी कोई दूसरा ऑप्शन अपना ले? क्योंकि मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा, आप पूर्व में असिस्टेंट कमांडेंट भी रहे हैं, आपने आरएस में भी, ये जो हम्म, राजस्थानी स्टेट लेवल की सबसे टॉप की एग्जाम है उसको भी आपने क्लियर किया, उसमें भी आपने कुछ समय के लिए सेवा दी है। आरिस में 2 बार मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा जी। और पहली बार में जैसे हुआ कि हम्म, मैंने मतलब बहुत ही पे- क्लोज लोगों से ही हाँ, डिस्कस करके और चॉइस भरी थी। मैं हाँ, तो यूपीएससी का है, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, सीरियस ठीक है। प्रिपरेशन सी की थी। हाँ, हाँ, लेकिन क्योंकि यूपीएससी और आरएस का सिलेबस अलाइन था, हाँ, तो हाँ, इसलिए मैंने कैसे वो चल राजस्थान का गए। थोड़ा बहुत पढ़ा, तो आरएस निकल गया था। तो जी, उसमें एसडीएम डिप्टी तहसीलदार, उसके बाद मैंने पोस्ट भरी नहीं थी, मुझे लगा कि रैंक के हिसाब से मिल जाएगी, अच्छा जी, तो उसमें चला गया। अच्छा, उसको भी मुझे बहुत जरूरत थी, स्ट्रगल टाइम अच्छा, था, अच्छा, बहुत बार गिव अप किया। हाँ, हाँ, लेकिन क्या है कि एक जापान की एक कहावत है कि हाँ, 7 बार गिरो, लेकिन 8वीं बार आप उठ जाओ। मेहनत मतलब, करते रहो। हाँ, उठ जाओ, जी, गिव अप। देखो, महान लोग वो नहीं होते कि जो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, सब कुछ उनको मिलता गया। जो गिरे, गिर के वापिस उठे, उठ जाए, गिरे, वही वही लेकिन मान उन्होंने लो। क्या है कि जब तक सांस है तब तक आस, कि उन्होंने गिव अप नहीं किया कि चीजों को। ठीक है, आप यूपीएससी में जैसे बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि अगर आप इधर कर रहे हो, तो एक बार प्लान बी देख लो, 1-2 बार हाँ, आप दे दो एग्जाम। हाँ, उसके हाँ, बाद जैसे मैंने प्लान बी देखा, हाँ, आरएस वाला एग्जाम, हाँ, फिर दूसरी बार दिया तो इसमें हो गया मेरा, हाँ, इसमें हो गया, उसके साथ यूपीएससी में हो गया। हाँ, तो बच्चों को यही है कि आप प्लान बी जरूर देख लें एक बार।
क्योंकि हम स्टेटिक्स सांख्यिकी रूप से देखें तो भी जो है कितने चांसेज है हमारे सिलेक्शन के, 0.01% से भी कम सीटें होती है तो हमारे तो इतने चांसेज है 0.01, है ना। हाँ, तो इसलिए प्लान बी देख लें। और मैंने क्या किया था कि अब ये जो स्ट्रेस है ये सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी कि एक तो मैं योगा प्राणायाम करता था, एक डेली रनिंग करता था। तो जैसे 2-3 मिनट रनिंग कर ली, उसके बाद आप 15-20 मिनट आधे घंटा प्राणायाम कर लेता, आधे घंटा आसन कर लेता। अच्छा जी। तो 1.5-2 घंटे में इसको देता था, अच्छा, योगासन और प्राणायाम एक्सरसाइज को। वगैरह हाँ, एक्सरसाइज वगैरह। हाँ, उससे क्या होता है कि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, इसमें भी जो है वो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। और भी जो तैयारी करते हैं यूपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उसका उसको अगर डिप्रेशन के अगर हम देखें बायोलॉजिकली तो डिप्रेशन क्या होता है कि ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन डिप्रेशन में के शिकार तो हाँ बहुत बच्चे हो रहे हैं। हाँ बच्चे एडल्ट सभी हो जाते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर केमिकल जो होते हैं, कुछ केमिकल्स हैं, अगर उनका केमिकल का इम्बेलेंस हो जाए, केमिकल लोचा जो कई बार तो कहते हैं, आपने डॉक्टर की तो पढ़ाई को इसमें जोड़ लिया। हाँ, मैं पढ़ता रहता था, चीजों को पढ़ता रहता था। तो जैसे कुछ एक ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ब्रेन का केमिकल है सीरोटोनिन, ठीक है। उसकी कमी हो जाती है, उसकी कमी की वजह से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसकी कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल है, हम क्या करते हैं, बंद कमरों में रह के पढ़ते हैं, बाहर बाहर जाते नहीं है। जबकि सीरोटोनिन का संश्लेषण तब होता है जब हम धूप में बैठते हैं। धूप में बैठते हैं तो स्किन से हाँ एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे सीरोटोनिन का भी, डोपामिन का भी, एंडोर्फिन का, बहुत सारे ऐसे जो हमारी बॉडी को हील करते हैं, तो उन केमिकल्स का। तो ये चीजें सब पहले मैंने पढ़ गए, फिर मैंने अपने ऊपर ही आजमाया कि मैं रनिंग करता। अभी भी मैं 6 किलोमीटर वॉकिंग करके आया हूँ। अच्छा, अभी भी? हाँ, तो इसलिए रनिंग, वॉकिंग, ये चीजें, एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, हमारे देश में दिक्कत ये हुई है कि जो फिजिकल वर्क है, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तो भारतीयों से वो फिजिकल वर्क करवाते थे। जी। तो हमारे मन में एक, समाज में एक धारणा बन गई कि जो फिजिकल वर्क करता है वो नीचा है, और जो बैठा रहता है आराम ऑफिस में, वो बड़ा है। अच्छा, ये हमारे समाज में धारणा बनती है, जो गलत धारणा, ठीक है, वो गलत धारणा है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 150 साल तक शासन के भारतीयों से ही काम करवाए, भारतीय उनको उठा के ले जा रहे हैं ऐसे। तो हमारे समाज में वो धारणा बन गई, वो बड़े हैं और ये तो छोटे हैं, इसलिए हमने फिजिकल वर्क को बिल्कुल छोड़ दिया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अभी बच्चों में ही ऐसी दिक्कतें आ रही है कि आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो तो आजकल हार्ट अटैक, पहले 60-70 साल में लोगों में आते थे, आज तो 20 साल की एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं बच्चों पे। तो ये दिक्कतें है, एक तो डिप्रेशन से या एंजाइटी से जूझने का तरीका, योगा, खेल। दूसरा है कि खाना, हम क्या चीजें खा रहे हैं, डाइट। तो हमारा जो पहले कहते थे सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध सात्विक, तो आज जितने भी बड़े आदमी है, जितने भी लोग हैं, सारे वो सात्विक भोजन ही करते हैं, दाल रोटी से। बाहर का ये फास्ट फूड वगैरह, ये चीजें भी हमारे उसको नुकसान करती है। तो इस तरह से आप योगा, मेडिटेशन, अच्छा पौष्टिक खाना, और साथ में ईश्वर में जरूर विश्वास रखें कि जो कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिव है ईश्वर का। वो आपका जो डेस्टिनी है, भाग्य है, वो आपको ले जा रहा है। तो हमेशा सकारात्मक रहे कि भाई कितनी भी चुनौती हो जाए। जैसे मुझे ऐसे कई बार वर्थलेस फील होता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचे आप, लेकिन आप अगर सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल, तो आप तो जीरो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर लोग ताने देने वाले भी समाज में बहुत होते हैं, तो वो ताने देने वाले बहुत है। अब कोई टीचर में अगर बच्चा नहीं लगा तो और गुरु जी, अब मेरे को भी कहते और कलेक्टर साहब, ठीक है, ऐसे ही। तो उन चीजों से क्या है कि दिक्कत आती है, लेकिन आप उनको अवॉइड करो कि ठीक है चीजों को, या आपने कोशिश की, उन्होंने कोशिश भी नहीं की जो आपको ताना दे रहे हैं। जिसने कोशिश की होगी वो संघर्ष को जानता है, तो वो कभी आपको कहेगा नहीं समझदार। जी। तो अब भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो लंबी यात्रा को लेकर चल रहे हैं कि आईएएस बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे, तो उनके लिए अपना क्या संदेश है सर? जो भी बच्चे आईएएस या जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबकी एक जैसी नेचर होती है जी, ठीक है। बच्चों में भी, कैलिबर में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता जी। हम ये सोचते हैं, और जो सोचते हैं हम वो कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या होता है कि सिलेक्शन का तो 0.1% चांस है भाई। आप 50,000 बच्चे, या मतलब 5 लाख एग्जाम दे रहे हैं, 1,000 सीटें, 10 लाख एग्जाम दे रहे हैं, 1,000 सीटें, तो कितने चांसेस, वो सारे आपके जैसे ही हैं। तो आप कोई स्पेशल नहीं हो,
तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मेहनत कर सकते हो। आप ये चीज ध्यान रखें कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, ये इस चीज को पहले से ही दिमाग में रख के चलें कि मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, मेरी तरफ से बेस्ट करूंगा, उसके बाद जो भी निष्काम डेस्टिनी कर्म। में होगा वो देख लिया जाएगा। जो भी बच्चे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप एक एक टाइम तक एग्जाम दो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है ना कि ठीक है यार, तो अंदर भगवान ने क्या है कि हमारे अंदर क्या है कि हर तरह की इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। जैसे कोई बच्चा गणित में अच्छा है, कोई बच्चा हिंदी साहित्य प्रवृत्ति का है उसमें अच्छा है, कोई बच्चा भूगोल में अच्छा है, कोई बच्चा गाने में अच्छा है। तो जिसकी जैसी इंटेलिजेंस हो उनको उसको में डाल दो। उसको बच्चे को पहचानना चाहिए, टीचर को भी पहचानना चाहिए बच्चे में किस टाइप की इंटेलिजेंस है। कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्ट वर्क वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वो आर्टिस्टिक टाइप का बच्चा है जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें घर में ये बना दिया वो बना दिया, उन बच्चों को फिर है ना इंटीरियर डिजाइनिंग में उसमें जाना चाहिए, मौलिकता आ जाए। हाँ, ताकि उन्हें इन इन चीजों के फैंसी नाम है आजकल, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह। तो आप अपनी प्रवृत्ति को पहचानो, मैं किस टाइप का हूँ। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक लिमिटेड टाइम तक दो। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे ये मानना है कि देश का युवाओं का बहुत बड़ा लोट है जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या कर रहा है, उसका जो पोटेंशियल है, जो देश और समाज को वो कर सकता है समाज के लिए, वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंस के नहीं कर पाता। 5-7 साल 10 साल जो जवानी के जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर होते हैं वो इसमें लग जाते हैं। तो मेरा यही कहना है, बच्चों को 1-2 साल बाद एग्जाम दो, उसके बाद आप अपनी प्रतिभा के हिसाब से उसमें जो अच्छा लगता है वो करो। समाज में कोई सा भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम जरूरी है। अगर ये हम दीवार बना रहे हैं, अगर ये दीवार बनाने वाला हमारे जैसे सोचो ये फिजिकल काम में खराब है, तो घर कौन बनाएगा। तो समाज के लिए सारी चीजें जरूरी है। इस चीज से ऊपर उठ के जो संकीर्ण मनोवृत्ति के जो छोटे लोग होते हैं वो इन चीजों को फर्क करते हैं कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, सारा काम बराबर है। तो मैं उन बच्चों के लिए भी कहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर चुके हैं, जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप निराश नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रतिभा को पहचानो और नए अवसर ढूंढो। ऐसा नहीं है कि एक एक चीज के पीछे हम बर्बाद हों। अपने शरीर का ध्यान रखो, शरीर और मन का। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा माइंड बहुत अच्छा चलेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। डिजिटल हो गए, डिजिटली देखना करना, मोबाइल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। मोबाइल के प्रति क्या कहना चाहोगे? मोबाइल से वो निकलना चाहिए बाहर, तो कैसे निकले? क्योंकि कभी सुनते हैं किसी गेम में ये कर लिया, वो सुसाइड कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो मतलब मोबाइल बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो है ना, अभी एक मैं इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था स्वीडन के बारे में। अच्छा, तो स्वीडन ने क्या किया 2009 में, जब हमारे पास ये बटन वाले फोन थे, तब उन्होंने पूरी एजुकेशन को डिजिटल कर दिया, इंटरनेट वगैरह सब। अच्छा जी, वो छोटा और सा अभी अभी 2025 में स्वीडन ने कोई कई अरब डॉलर खर्च करके और वापस एनालॉग सिस्टम की ओर आ रहे हैं, वापस किताबों की ओर आ रहे हैं। जो डिजिटल किया ना, उसका इतना दुष्परिणाम पड़ा बच्चों पे। बच्चों का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो खत्म सा हो गया। अच्छा कि बच्चे पहले मैं मेरे बचपन में बताता हूँ, मैं कहानियों की कोई किताब मिलती तो एक दिन में मैं पूरी किताब पढ़ जाता। कोई नॉवल मिल गया अच्छा, तो हम उतना ध्यान से मगन होकर पढ़ते उसमें कि हम उसमें खो गए। अगर कोई गाना सुन रहे तो हम उसमें पूरे गुम हो जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, वो एकाग्रता है, वो भंग हो गई, खत्म सी हो गई है कि हम 10 सेकंड भी एक चीज पे ज्यादा नहीं देख सकते। यूट्यूब पे जो रीलें आती है, इंस्टाग्राम पे रीलें, तो 10-15 सेकंड की होती है, उसको भी हम पूरा नहीं देख पाते। तो कितना एक किताब पूरी पढ़ रहा है एक आदमी, कितना अटेंशन है उसका, उससे एकाग्रता से वो सारी एकाग्रता खत्म हो गई। वही फिर बच्चों की एकाग्रता खत्म हो गई, बच्चों में लर्निंग में दिक्कत आने लग गई कि आपको 10-100 चीजें दे रहे हैं अभी एक बार में। आप यूट्यूब पे आप इसमें देख रहे हो चीजें, तो 100 चीजें इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है, तो आप कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे। आप दिन भर फोन चला के और शाम को सोचोगे मैंने क्या चीज सीखी, तो आप कुछ भी नहीं, मतलब पता नहीं क्या देख रहे हैं, हाँ क्या देख रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी सीख नहीं पा रहे थे। फिर बच्चों में मानसिक विकार होने लग गए, बच्चों को नींद नहीं आना, क्योंकि स्क्रीन टाइम देखते हैं, स्क्रीन से लाइट निकलती है, तो वो हमारी आंखों को, हमारे ब्रेन को, इस तरह से फिर वो वापस आने लगे। तो बच्चों के लिए यही है कि भाई मैंने तो खुद ने एक कीपैड वाला फोन लिया है, दुनिया वापस कीपैड वाले फोन की ओर जा रही है। लेकिन आपको जरूरी है तो आप 2-4 घंटे स्क्रीन टाइम लिमिट करें, उतना ही यूज करें, उससे ज्यादा नहीं। और बच्चों को तो बिल्कुल ना करें फोन। जो भी बड़े लोग, जिसने फोन बनाया, स्टीव जॉब्स, एप्पल आईफोन बनाया, लेकिन उसने अपने बच्चों को फोन नहीं दिया। अच्छा जी, अच्छा। तो इसलिए बच्चों को इनसे दूर रखें, फोन से बिल्कुल। और समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? समाज के लिए जो है, अभी जैसे समाज में कुछ चीजें हैं जी। एक तो
सोशल कैपिटल है, सामाजिक पूंजी। जैसे पहले गांव में लोग रहते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, परिवार में लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। जी। कोई अगर टाइम है, वो मेरी दादी माँ जैसे कहती थी कि हाँ हाँ, आज टाइम के है आज के वो दौर में चेंज वो होता है वो हमेशा। विघटन हो गया। हाँ, हाँ टाइम है वो चेंज होता है। कोई अगर किसी के पास कुछ नहीं है, हाँ कमजोर है, तो वो एक दिन जरूर मजबूत होगा। मजबूत है, उसको भी एक दिक्कत हाँ, रहती है मतलब कि परिवर्तन हाँ, रहेगा, परिवर्तन रहता है। चक्कर तो चलता रहेगा। इसलिए हमें, हमारे पास जो भी है, हम तो हम्म, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। हाँ जो भी सक्षम आदमी है वो जी जी। समाज के बारे में सोचे। और एक सामाजिक नेतृत्व की कमी है हमारे पास। अच्छा क्या है कि समाज में मैंने ये चीज देखी, पहले एक सामाजिक नेतृत्व होता था, सोशल अच्छा लीडरशिप होती थी। अच्छा अच्छा गांव में कहीं भी तो पंच परमेश्वर वगैरह वो लोग होते थे, तो डिसाइड करते थे। सोसाइटी एक नॉर्म्स तय करती थी, नियम बना दिया समाज ने, ये काम ये अच्छा है, ये चीजें हैं, अच्छा जी ठीक है। समाज का नागरिकों पर भी नियंत्रण होता था। जी तो जी। अब सोशल कैपिटल है जो समाज में, वो कम हो रही है। दूसरा, समाज में नेतृत्व कम हो रहा है अच्छा कि सोशल लीडरशिप है। समाज में कोई भी अच्छा परिवर्तन है तो वो सामाजिक नेतृत्व ला सकता है। अच्छा। तो सामाजिक नेतृत्व में क्या है कि जैसे शिक्षक हैं, हाँ जैसे डॉक्टर हैं, हाँ जो भी पेशेवर है, जो भी समाज से जिनका इंटरेक्शन होता है, तो उन लोगों को एक अपनी सोशल लीडरशिप जो है उसको हासिल करना होगा। समाज में जो भी अच्छा अच्छा ही हम अच्छा लाना कार्य चाह कर रहे रहे हैं, हैं उनको अच्छे कार्य कर बढ़ावा रहे हैं, देना होगा। हाँ, तो एक आदमी या एक आदमी के कहने से चीजें नहीं होगी। हाँ, ग्राउंड पे जब, धरातल पे काम हाँ, होगा। धरातल पे काम करेंगे तो धरातल पे जैसे टीचर है, पटवारी है, जो ग्राम सेवक है, जो धरातल पे काम कर बिल्कुल रहे हैं, तो बिल्कुल। वो अपनी लीडरशिप को पहचाने कि हमें लीड करना है, अच्छे एग्जाम्पल से लीड करना है। तो सोशल लीडरशिप है वो जरूरी है। सोशल लीडरशिप के भाव में क्या होगा कि अगर हम सोशल लीडरशिप नहीं होगी तो हर आदमी अपने मतलब से काम रखेगा। अच्छा तो अच्छा क्या होगा कि समाज का जो आम आदमी है उसकी उसका भला नहीं होगा। फिर अगर मान लो कि मैं मेरे बच्चों के लिए समाज कैसा देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे भी प्रयास करना होगा। अच्छा जी अच्छा। तो सामाजिक लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है वो कि जरूरी हर है। आदमी में आत्मविश्वास हो। हर आदमी शिक्षक है जैसे, तो शिक्षक तो मतलब देश का भविष्य जो है शिक्षक की गोद में अहम पलता है, भूमिका होती है। अहम भूमिका होती है। तो हाँ उनको भी, पहले गांव में ऐसे होता था कि कोई भी विवाद होता, कुछ भी होता, तो गुरुजी को बुलाओ, ठीक है, समझदार आदमी होता था। तो गुरुजनों को वापस समाज में, गांव में जमा, वो जो स्टेटस है उसको हासिल करना है। तो वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से बच्चों के लिए एक आदर्श वापस बने। बिल्ड करना होगा। हाँ, ऐसे ही जो डॉक्टर है, हाँ हाँ। कि उनको भी एक समाज में डॉक्टरी को मान रेपुटेशनल सेवा पैसा होगा। मानते थे। तो अब क्या है कि समाज में थोड़ा सा डॉक्टर का वो जो भगवान या जीवनदाता मेरे दादी माँ कहती, वो उससे थोड़ा सा समाज में कम हुआ है उसकी खिसका भूमिका। हुआ है। हाँ, तो उसको वापस गेन करना होगा कि भाई हम कोई लोगों की, गरीब लोगों का भी कभी इलाज कर दिया हमने फ्री, जो कि पे नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं तो समाज के पैसों से ही वो बना है। इस तरह से हर आदमी को भाई, जो भी पटवारी, जो भी ग्राम सेवक, जो भी सरकारी सेवक है, या जो भी सरकारी सेवक नहीं भी है लेकिन समाज में है, तो उसको अपनी स्थिति, अपने गांव को सुधारना होगा। गांव को सुधारना क्या मतलब, पहले खुद को सुधारो, अपने घर घर पे ध्यान घर दो, परिवार सुधरेगा, घर, समाज उसके सुधरेगा, बाद देश फिर गांव की सुधरेगा। ओर। पहले खुद पे कि भाई मैं फोन नहीं चलाऊंगा, या मैं ऐसा आदर्श व्यवहार करूं जैसा मैं चाहता हूं, वैसा मैं पहले खुद, फिर अपना परिवार, उसके अच्छा बाद अपना गांव समाज। अच्छा। उन चीजों पे हर आदमी को मुझे लगता है कि प्रयास करना होगा, तभी हम जो 2047 में विकसित भारत है उसका संकल्प देख सकते हैं। और दूसरी बात ही मैं ये कहूंगा कि मुझे, जैसे स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में जो उद्बोधन दिया था कि मैं उस संस्कृति से आता हूँ, उस भारत से आता हूँ। तो इन इन चीजों के बारे में जैसे मैंने तैयारी की टाइम पढ़ा, अभी भी मेरी रुचि है, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो बिल्कुल मुझे दुनिया बहुत ताजुब होता है कि हाँ हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो हाँ सनातन संस्कृति है, वो अक्षुण संस्कृति है। पिछले 5-7 हजार सालों से हम अपना इतिहास जानते हैं कि हम बिल्कुल। कहाँ से आए। तो हम 20, हम जब नदी मानव ऐसे सभ्यता से का अस्तित्व था, ऋग्वेदिक काल से हाँ, हम चलते ऋग्वेदिक हैं। काल, उससे पहले से ही, हाँ ठीक है, हमारा पाषाण काल अस्तित्व। से। हाँ, सनातन धर्म आज हाँ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हाँ एक योगी की मूर्ति मिली है, तो वो क्या है, योनि मुद्रा में है, हम्म, ठीक है, वो योगी है। हाँ और अभी भी जो हमारे जो योग करते हैं साधक, तो हाँ उस मुद्रा में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत क्लिष्ट मुद्रा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कौन है, तो हम इस मिट्टी के हैं। जबकि अगर हमें अमेरिका वालों से पूछे तो अमेरिका वालों को पता ही नहीं है कि हम कौन। 200 साल पहले हमारे गांव में जो मंदिर होता है हाँ हाँ वो अमेरिका से पुराना होता है, अच्छा ठीक है। हाँ बरगद का पेड़ है हाँ लक्षद्वीप में, वो 300 साल, हाँ 400 साल हाँ पुराना है। अमेरिका तो 300 साल पुराना है।
तो लक्षद्वीप से तो मुझे ये याद आया कि आपने हम्म, वहां भी सेवा दी है। हाँ, तो तो उसके बारे वहाँ में आपको बताऊंगा। कभी ये लगता नहीं है हम्म, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या उनके पाषाण काल में जो लोग की जीविकोपार्जन थे या उनका रहन सहन था, संस्कृति थी, उनके बारे में आप जुड़ाव नहीं करते हो कि जो अभी चल रहा है और वो चल रहा है वो सेम ही, आपको इतिहास भी पढ़ा है आपने, तो हम्म। उनके बारे में आप रिलेवेंट करते हो? हाँ, मैं रिलेट करता हूँ। जैसे हम इस मिट्टी से यहाँ से जुड़े हैं, तो हाँ दुनिया में ऐसा और कोई सा भी देश नहीं है। एक हाँ चीन है, हाँ लेकिन चीन में क्या है कि जो चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, तो इसने हाँ। अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया। अच्छा जी। सरकार ने जानबूझकर चीन की संस्कृति को खत्म कर दिया, तो चीन की संस्कृति विहीन हो गया। जी। बाकी और किसी भी देश में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं इस देश का हूँ। 400 साल पुराना अमेरिका है, वहां के अच्छा जो लोग थे नेटिव लोग, उनको मार के वहां अच्छा बसा है। दुनिया के सारे देश भी ऐसे इधर उधर से बसे हैं। अच्छा जी। सिर्फ भारत की संस्कृति सांस्कृतिक रूप हाँ से अफ्रीका में है हालांकि, लेकिन अफ्रीका हाँ के लोग भी अपनी संस्कृति से विहीन हो चुके हैं। उन्होंने भी हाँ यूरोप हाँ। की, अरब की जो संस्कृति है उसको अपना लिया। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में। अच्छा। तो जैसे जैसे पढ़ते हैं तो इसके बारे में बहुत गौरव होता है। और हम्म। जो बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप इस महान सांस्कृतिक विरासत के रक्षक हो, इसका भविष्य हो, तो आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। तो आपका आचरण है वो आदर्श रहे। नशे नशे से दूर रहना। मैंने हम्म। लोग बच्चे जनरली ऐसा कहते हैं कि हम्म। यार टेंशन हो रही थी तो सिगरेट पी ली या दारू पी ली या नशा कर लिया। हम्म। लेकिन मैंने लाइफ के सारे डाउन्स देखे, हम्म। एंजाइटी, डिप्रेशन, हम्म। सबसे रिकवर किया। मैंने कभी नशा नहीं किया, गलत मार्ग पे नहीं चला। हम्म। तो आप लोगों से भी यही नशा का कहूंगा। तो अभी इन दौर में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उनके बारे में नशा से वापस बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, या जो बच्चों नश को ही पहले से ही मतलब मस्तिष्क में ये चीज गांठ बांध के चल लो कि मुझे नशा नहीं करना है। हम्म। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग क्या थोड़ी सी चीजों से ही होती है। हम्म। तो बिल्कुल गांठ मान लो कि ये मेरा सिद्धांत है। हम्म। जीवन में कुछ अपने सिद्धांत होने चाहिए कि हम्म। मैं ये प्रिंसिपल्स हैं, इन सिद्धांतों के अनुसार मेरा आचरण होगा। तो उसमें एक नशे को पहले से ही डिस्टेंस बना लो। आजकल नशे जो हैं वो इतने घातक हो गए कि पहले जैसे तंबाकू या ये जो शराब का नशा होता था उसमें क्या है कि आदमी थोड़ी देर उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था, बॉडी बॉडी को भी ज्यादा। अब आजकल जो नशे हैं, जैसे ड्रग्स का हम हाँ, देखते हैं। ड्रग्स का बहुत हाँ, इन दिनों चल रहा तो है। उससे तो आदमी कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। ब्रेन को परमानेंटली वो डैमेज कर देते हैं और उससे रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। और नशा क्या होता है, इतना एडिक्टिव होता है कि एक हमें अच्छा कैसे लगता है, फील गुड एक केमिकल होता है, अच्छा जी। डोपामिन। जी। तो वो डोपामिन का सीक्रेशन होता है जैसे मैंने कुछ टेस्टी चीज खाई, मेरे हम्म। मनपसंद की चीज खाई, या मैंने कोई काम पूरा किया। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही ये नशे वाले जो केमिकल्स होते हैं, जैसे जो ड्रग्स होती है, वो क्या करती है उस डोपामिन को कई हजार गुना बढ़ा देती है ब्रेन में। तो आदमी को ऐसे लगता है कि मैं तो स्वर्ग में आ गया, जन्नत में अच्छा। आ गया। हाँ, कुछ इस समय के तरह से लिए। कुछ समय के लिए हाँ, उस क्षणिक रियलिटी से आनंद हो गए थे। तो उसको क्या है कि फिर अब जैसे मेरे को जैसे एक रसगुल्ला खाया मैंने, हाँ। उससे जो टेस्ट मिलेगा, अगर कोई ड्रग्स वगैरह लेता है तो हम्म। उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। तो इसलिए नशे की क्या डोज भी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आपने ये डोज ली, उसके बाद आपको उतना अच्छा फील होने के लिए हम्म। कम उससे ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी। इस तरह से तो एक दुष्चक्र होता है। इसलिए पहले से ही मस्तिष्क में ये बात बिठा ले कि मुझे नशा बिल्कुल नहीं करना है जीवन में, चाहे कुछ हो जाए, इधर का उधर हो जाए, लेकिन मैं नशा नहीं करूंगा। तो ये चीजें आपके सिद्धांत हैं, उनको बनाना होगा। अच्छा जी। तो आप अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे बीच में आए लाइब्रेरी में, देखा भी आपने बच्चे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनके बारे में और इनको क्या कहना चाहोगे कि हम और कोई ऑप्शन लें या फिर यही सिविल की ओर बढ़ते रहें, क्या करें? मैंने भी क्योंकि ना आप भी बहुत पढ़ते रहते हो, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आप आते हो, आज के लिए बहुत बातें भी हुई, समाज के लिए भी आपने संदेश दिया, जो युवा है उनके लिए भी संदेश दिया, तो और कुछ आपको देना चाहो तो उनके लिए, बच्चों के लिए स्पेशल मोटिव क्या देना चाहोगे? एक मोटिव ये है कि जैसे पहले ऐसे होता था कि भाई मैं दिल्ली चले जाऊं या मैं उधर चला जाऊं, जी। क्योंकि जो इनको भाई वहीं पे कोचिंग्स थी, अच्छा या जी। सीकर चला जाओ नीट की, वहीं पे कोचिंग थी अच्छा जी। और सदियों जाना होता था। आजकल जी। क्या है कि एक तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट ये बहुत अच्छा आ गया। अच्छा जी। ठीक है, कि अब क्या है कि मैंने भी लास्ट अटेम्प्ट दिया तो घर से ही दिया था, लाइब्रेरी पढ़ने चला जाता था। अच्छा जी। और इतनी सारी सुविधाएं कि लाइब्रेरी नेट भी होता है, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। तो अगर जी। कोई जी। सिंसियर बच्चा है, सीरियस बच्चा है, तो वो यहाँ बैठ के भी, लाइब्रेरी में बैठ अच्छा। के भी कोई सा भी एग्जाम निकाल सकता है। और ऐसे कई बच्चों को मैं जानता भी हूँ जिन्होंने कहीं नहीं गए, दिल्ली विल्ली या फिर जयपुर वगैरह, और उन्होंने एग्जाम्स हाँ, को क्लियर पढ़ने के किया लिए है। बढ़िया ऑप्शन हो हाँ, गया। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो गया, मतलब हाँ। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, एक चीज आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि महापुरुषों की जीवनियां हैं,
वो अच्छा आप जी। एक बुक सेल कॉलम बना के उसमें जो जो हमारे हमारी मिट्टी के हमारे जो बिल्कुल सर, महापुरुष हैं बिल्कुल। उनकी हाँ, हाँ। जीवनियां उनको बच्चों को बिल्कुल, वहां रख दे, ताकि बच्चे बिल्कुल। खाली टाइम में मोबाइल ना चलाए, ब यूट्यूब ना चलाए, किताब को बिल्कुल। पढ़े, जीवनियों को पढ़े। तो ये ये आपसे आपने सुझाव। बहुत बढ़िया सुझाव दिया सर, जिनसे क्या हम्म। उनको वो उनके बारे में वापस देखेंगे, पढ़ेंगे, हाँ, जानेंगे और और महापुरुष ही संस्कृति नहीं से है, भी अभी जुड़ेंगे। अभी भी हमारे जो भी लोग हैं ना, अभी जिसमें जोधपुर जी। के एक है उनके बारे में पढ़ रहा था हुँ, कि सचिन की कमेंट्री सुनी। सचिन तेंदुलकर जब जी। खेल रहे थे तो वो एक ऑस्ट्रेलिया का इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहाँ का कोई हाँ, कमेंटेटर था, तो हाँ। सचिन उन्होंने कमेंट्री कर रहे थे वो वर्ल्ड कप ठीक। में कोई। हाँ, तो उन्होंने उनकी कमेंट्री सुनी, इतनी अच्छी हाँ, उनको इंग्लिश लगी कि हाँ, उन्होंने इंग्लिश, अब गाँव में रेडियो पे कमेंट्री सुन रहा हाँ, बच्चा, हाँ, वो कह रहा है मैं ऐसी हाँ, हाँ। कमेंट्री मतलब करूंगा। वो उनसे अभिप्रेरित हो हाँ, गए वो। अभिप्रेरित हुआ। हाँ, और हाँ। अभी वो अफगानिस्तान टीम के इंग्लिश कमेंटेटर है अच्छा जी। हमारे जोधपुर के हाँ, इधर के पास के मतलब लिए। एक तो छोटा-सा ऐसे बच्चों हाँ, का भी हम जो हाँ, भी समाज के लिए एक पॉजिटिव उदाहरण दे रहे हैं, तो जी। हम उनके सामने, हम जैसे जो जोधपुर से मेजर शैतान सिंह है उनके हाँ, बारे में, मेजर नागौर से बिल्कुल। हम जो तेजाजी महाराज है, तो हाँ, उन्होंने क्या अपने किया प्राणों की कि आहुति दे गौ दी, सेवा, गौ सेवा गायों के की लिए। रक्षा के लिए अपने हुँ, प्राणों की आहुति दे दी। तो सभी त्याग कि समाज के लिए, किसने क्या किया, समाज के लिए किया। बिल्कुल समाज के अपने लिए। अपने से ज्यादा, अगर मैं चाह रहा हूं मैं समाज का भला करूंगा, तो अगर कार्य समाज का भला कार्य की होगा सोच के तो कार्य किया। मेरा भी भला होगा उसमें। भाई ये तो बिल्कुल, मैं अपना अपना सोचूं, एक मैं सोचूं यार सभी का ही भला हो, अगर फिर सभी ऐसे सोचे सभी का भला हो, तो अपने आप तो सभी का ही भला सबका होगा। अपने आप भला होगा। तो ऐसे लोगों जो महापुरुष है हमारे, तेजाजी है, रामदेव जी है, उनके बारे में, और जो भी हमारे ऐतिहासिक महानायक है उनके बारे में, सभी के बारे में कुछ बुक्स हैं, आप यहाँ रख लीजिए। बिल्कुल जी, ये आपका हम्म। सुझाव ज़रूर हम लागू करेंगे। और कैसा लगा आपने पवन कुमार प्रजापति श्रीमान ये पधारे हैं आज। अगली बार आपकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप और हमें बताएं, हम और इनके साथ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।